ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लूप्स को। और सबसे पहले एक मैं नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। नोटबुक कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पर हम आके नाम लिखेंगे किसी भी फाइल का, लूप्स कर देते हैं .ipynb। एक्सटेंशन इसकी होती है .ipy और nb। आई मीन्स इंटरेक्टिव, py पाइथन और nb मीन्स नोटबुक। वरना आप इधर से भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास कमांड पैलेट होता है, लेकिन यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो करने लगे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लूप्स की तरफ जा क्यों रहे हैं। लेट्स सपोज हमें एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि मैंने एक लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये है मेरे पास लिस्ट। मैंने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास इस टाइम 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उन तमाम 40 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स इस लिस्ट के अंदर स्टोर करने हैं। लेक्चर 11 नहीं, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था डिक्शनरी पे, वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो मैं ऐसा करूँगा, उसको थोड़ा सा डिक्शनरी के बारे में रिकॉर्ड करके ऐड कर दूंगा। तो अब मैंने करना क्या है, इस लिस्ट के अंदर मैंने 40 स्टूडेंट्स का ग्रेड लेट्स सपोज स्टोर करना है कि स्टूडेंट जो फर्स्ट है उसका ग्रेड ए है या बी और सी, इस तरह से सो ऑन। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर लिस्ट में हमने ऐड करना है, तो लिस्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थे। एक हमारे पास अपेंड था और दूसरा हमारे पास इंसर्ट था। ये हम कर चुके हैं। तो अपेंड के थ्रू मैं लिस्ट बनाने के बाद उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ नंबर्स को। नंबर्स कर लेते हैं हम, तो 10 कर लेते हैं हम इस केस में। मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने एक स्टूडेंट के उसके अंदर मार्क्स ऐड कर दिए। लेट्स सपोज मैं यूजर से इनपुट लेके इसके अंदर मार्क्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। तो अब मुझे अगर 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके अंदर ऐड करने हैं और यूजर से इनपुट लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 40 मरतबा ये दोनों लाइंस लिखनी पड़ेंगी। एक दफ़ा मैं इसे रन करूंगा, एक स्टूडेंट के नंबर दूंगा, वो उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगे लिस्ट के अंदर। सेकंड टाइम मैं इसको लिख के रन करूंगा और एंड सो ऑन। तो मुझे बार बार एक ही काम करना पड़ेगा। तो रेपिटेशन इसमें हो रही है एक ही काम के लिए। या दूसरी एग्जांपल अगर लूँ, मैंने कुछ भी प्रिंट करवाना है, बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या प्रिंट करवाना है मैंने, लेट्स सपोज आई एम लर्निंग पाइथन, मैंने ये प्रिंट करवाना है। कितनी दफ़ा करवाना है, 40 दफ़ा करवाना है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो तरीका तो ऑब्वियसली है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ हमें सिर्फ पाइथन अलाउ करती है। तो अगर हम इस तरह से कर रहे होते तो हम इसको करते चले जाते और एक ही कोड को हम बार बार लिख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है। और हम जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमें कहा जाता है डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, कि जब आप कोड लिख रहे हैं तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि आप उसको रिपीट ना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, चाहे मैंने इसे 10 दफ़ा प्रिंट करवाना हो उस केस में, या मैंने यूजर से इनपुट लेके नंबर्स ऐड करने हैं लिस्ट के अंदर। 40 नंबर है तो मुझे 40 दफ़ा उसको लिखना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
मेरी पानी की बोतल तो दे जाओ। यहाँ तो नहीं पड़ी है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमें रेपिटेशन करनी पड़ती है सेम काम की मल्टीपल टाइम्स। तो लूप्स हमें हेल्प करती हैं कि हमने एक काम करना है, बार बार करना है। जैसे मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पर आई एम लर्निंग पाइथन, और अगर मैंने इसको बार बार प्रिंट करना है, रेपिटेशन करनी है किसी भी काम की, तो लूप्स हमें उसके लिए हेल्प करती हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी एग्जाम्पल की, जिसमें हमने इनपुट लेके उस लिस्ट के अंदर मार्क्स को ऐड करवाना था। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। एक दफा मैंने रन किया, इसको मैं एक नंबर दूंगा, लेट्स सपोज मैं इसे 20 दे देता हूँ। अब मैं स्कोर्स वाली लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ, और मुझे यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा मार्क्स वाला वेरिएबल, क्योंकि मैंने इनपुट लेके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है, और मैंने इस नंबर को जो मैंने इनपुट लिया है उसको ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। ये चीज़ें हम कर चुके हुए हैं। 20 दे देता हूँ मैं, इसको रन करवाया, इसमें अब मेरे पास 20 आ गया। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट का नंबर इसके अंदर ऐड करना है, तो मुझे एक और सेल में दोबारा इसको रन करना पड़ेगा, और इस टाइम मैं 100 दे देता हूँ। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ तो इसके अंदर 2 आइटम्स आ चुके हैं। तो ये काम जो मैं बार बार कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए हमारे पास आ जाती हैं लूप्स। अब लूप्स की 2 टाइप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। पाइथन में जो फॉर लूप है, पहले तो आप लोग ये बताएं कि कोई ऐसा बंदा है जिसने फॉर लूप पहले कभी पढ़ी ही ना हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, नहीं, फॉर लूप, डू वाइल लूप भी हमारे पास होती है पाइथन में, तीनों ही होती है। नहीं, डू वाइल लूप हमारे पास सॉरी नहीं होती, पाइथन में नहीं होती। पाइथन में हमारे पास वाइल और फॉर लूप होती है। ठीक है, मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर लूप नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, कोई मसला नहीं है। फॉर लूप में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ, क्यों यूज कर रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी कोशिश की है समझाने की, कि हम एक काम कर रहे हैं और वो काम हमने बार बार करना है। तो बजाय इसके कि मैं इसको 40 मरतबा लिखूं इन 2 लाइंस को, हम एक लूप लगाएंगे, उस लूप के अंदर हम इसे एक ही दफा लिखेंगे, और उस लूप को बता देंगे कि आपने इतनी दफा चलना है। लूप को मैं बता दूंगा कि ये जो सेम काम है ये मैंने कितनी दफा करना है। 40 दफा करना है तो मैं उसे बता दूंगा कि इसको मैंने 40 दफा करना है। वो क्या करेगा, मैं उसे एक ही दफा ये 2 लाइंस दूंगा, वो इनको 40 दफा रन करता चला जाएगा, रन करता चला जाएगा, और जब तक 40 कंप्लीट नहीं होगी वो कंटिन्यू करेगा। इससे क्या होगा, ना तो मुझे बार बार रन करना पड़ेगा, और ना ही मुझे कोड बार बार लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दफा मैं ये दोनों लाइंस लिखूंगा, मैं उसे कहूँ मैंने इसे 1000 दफा रन करना है, वो 1000 दफा रन कर देगा। अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप पाइथन के अंदर हम मल्टीपल तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट बेसिक वे देखेंगे, और वो है हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि फॉर लूप है। मैं सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ। अब यहां पर मैंने लिखना है एक वेरिएबल का नेम। अब वो वेरिएबल नेम किसी भी तरह मैं दे सकता हूँ, आ जाओ, किसी भी तरह मैं दे सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो हम यहाँ पर ले रहे होते हैं वेरिएबल्स वो होते हैं आई जे के, इस तरह से। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 10। अब ये मेरे पास सिंटैक्स था फॉर लूप का। इसमें मैंने क्या लिखा, फॉर, ये एक कीवर्ड है जिससे पता लग रहा है कि मैं फॉर लूप रन करना चाह रहा हूँ। आई लिखा, आई एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्यों है इस पे थोड़ी सी देर बाद आते हैं। और देन मैंने लिखा इन रेंज 10। अब रेंज 10 क्या करता है, रेंज 10 में मैं उसे बता रहा हूँ कि मुझे ये इस लूप के अंदर जो भी होगा वो कितनी दफा रन करना है। अगर मैंने उसे रेंज 10 बोला है तो ये स्टार्ट होगा 0 से। जैसे हमने स्लाइसिंग की थी, स्लाइसिंग के अंदर क्या होता था कि हम एक स्टार्ट इंडेक्स देते थे, एक एंड इंडेक्स देते थे, और एक हम
स्टेप साइज दे सकते थे। सेम वही काम हम रेंज फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे कहा कि आप 10 तक जाओ, रेंज फंक्शन को मैंने 10 इनपुट दे दी। इससे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। जैसे स्लाइसिंग थी हमारे पास कि उसमें जो लेट्स सपोज यहाँ पर आप ये समझ लें कि ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाता है 0 से, तो हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे डायरेक्टली 10 पास कर देंगे। 10 मीन्स कि वो 0 से स्टार्ट ले 9 तक जाए। तो 0 से 9 तक अगर हम काउंट करें तो 10 कैरेक्टर सॉरी 10 हमारे पास नंबर्स बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 कैरेक्टर्स बनते हैं, तो इसका मतलब ये 10 दफा लूप चलेगी। ठीक है, रेंज फंक्शन में थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं उसे रेंज 10 पास 19 दे देता हूँ। तो आप देखेंगे उसने क्या प्रिंट कराया कि वो 0 से 19 तक चलेगा। ठीक है, अब 0 क्या है, स्टार्ट। जैसे हम स्लाइसिंग में कहते थे स्टार्ट इंडेक्स और देन एंड इंडेक्स, लोअर बाउंड या अपर बाउंड, सेम हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं उसे 19 देता हूँ, एक ही नंबर देता हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट लेगा, 19 तक जाएगा, लेकिन 19 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा। सेम कंसेप्ट जो स्लाइसिंग में था। ठीक है, अगर मैं इसे 0 दे, अगर स्टार्ट में 1 से करना चाहता हूँ तो मैं उसे 1 कह दूंगा। अब वो 1 से स्टार्ट लेगा, 19 तक जाएगा, पर 19 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा। तो रेंज फंक्शन हमें यही काम करके देता है कि हम उसके थ्रू, जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो रेंज फंक्शन यही काम करता है कि इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जो हमारी लूप है उसको कितनी दफा चलाना है। हमने 10 दफा चलाना है, 20 दफा चलाना है, 30 दफा चलाना है, जो जितनी दफा चलाना है वो हम उसे बता देंगे। एक नंबर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट लेगा, लेकिन अगर मैंने उसे 10 तक कहा तो 10 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये होता है रेंज फंक्शन। अब हमने सिंटैक्स इसका सेम हमारे पास इफ एल्स वाला ही है कि हमने यहाँ पर एक कॉलन ऐड किया। कॉलन ऐड करने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 स्पेसिस लेफ्ट साइड पर छोड़ दिए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये इंडेंटेशन है। ठीक है, इंडेंटेशन जरूरी है, उससे ये पता लगेगा कि जब ये लूप चलेगी तो इस लूप के अंदर कौन सा वो कोड है जो हम 10 दफा चलाना चाहते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आई एम लर्निंग पाइथन वाली। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। अब इससे क्या होगा, रेंज फंक्शन 1 बाय 1 एक नंबर दे देगा इस आई वाले वेरिएबल को। लेट्स सपोज रेंज स्टार्ट होगी 0 से। अगर मैं आपको यहाँ पर 10 लिख के दिखाऊं तो ये 0 टू 10 है, और 10 मैंने आपको बताया इट सेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा। अब ये इसको गिनता रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा तो 0 क्या होगा, फर्स्ट टाइम आई को मिल जाएगा, लेकिन इस आई को हम कहीं पे यूज नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई को 1 मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जाएगा। फिर वो जाके देखेगा कि रेंज में कुछ और बचता है, रेंज में कुछ भी नहीं बचता होगा क्योंकि 10 इट सेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, तो वो उस लूप को रोक देगा। अगर मैं आपको ये लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊं तब आपको सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अगर रेंज 10 में लिख रहा हूं तो उसका मतलब है 0 से 9 तक, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था। तो इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, तो 10 दफा ये लूप चलेगी और वो प्रिंट करवा देगा, हर दफा वो इसको प्रिंट करवा देगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसने 10 दफा हमें आई एम लर्निंग पाइथन प्रिंट करवा के दे दिया। 100 टाइम करना था, मैं 100 दे देता हूँ इसे, सिर्फ इतनी सी हमने चेंज करनी है और ये 100 टाइम इसने हमें प्रिंट करके दे दिया आई एम लर्निंग पाइथन को। कोई भी काम हम कर सकते हैं, सिर्फ हमने ये देखना है कि हम कैसे उसको बता सकते हैं कि हमने कितनी दफा लूप चलानी है। सिर्फ ये चीज हमने उसे बतानी है कि इतनी दफा हमने ये लूप चलानी है, और उस लूप के अंदर हमने करना क्या है। कोई भी कोड जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है, कितनी दफा करवाना है, वो हमने उसे बता देना है। तो ये तो बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था फॉर लूप का, कि हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम लिख देंगे,
यहाँ पर इन है तो इन ये हमने लाजमी लिखना है क्योंकि हम रेंज में अप्लाई कर रहे हैं। और आगे हमने लिख देना है रेंज। रेंज के बाद हमने उसको बताना है कि कितनी दफ़ा लूप चलनी है। अब ये जो आई वेरिएबल है, मैंने आपको बताया इसके अंदर 0 से 1 बाय 1 नंबर आते जाएंगे। अब होगा क्या, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूं, मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना के इसके अंदर शुरू में आई को प्रिंट करवा देता हूं, ताकि हम वेरीफाई करें कि आई के अंदर आ क्या रहा है हर बारी पे। तो आप देखें, फर्स्ट टाइम पे जब मैंने आपको कहा था कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आई को 0 असाइन हो जाएगा। अब आई एक वेरिएबल है, इसको अगर मैंने कहीं पे यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यू अपडेट होके आती रहेगी, 0 1 2 3, और हर दफा वो उसको प्रिंट भी करवाता रहेगा। ये तो था एक बेसिक हमारे पास इंट्रोडक्शन फॉर लूप का। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं, आई हमारा जो है ये एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में 1 बाय 1 उसे वैल्यूज असाइन होंगी रेंज से। इस लिस्ट के अंदर से आप ऐसे समझे 1 बाय 1 उसे वैल्यू हर दफा असाइन होती चली जाएगी। अभी हम इसको विजुअलाइज भी करके देखेंगे। यस, ये भी कर सकते हैं, जितनी दफा प्रिंट करना हो ऑब्वियसली हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंट वाला ही हम उसके थ्रू कर सकते हैं ना। अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी इनपुट वाली, वो भी अभी हम इसी के थ्रू करके देखेंगे। तो सिर्फ प्रिंट थोड़ी करवाएंगे हम लूप के अंदर, हम कुछ और भी करवा सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वही जो मैंने आपको टास्क बताया था कि हमने एक लिस्ट के अंदर 40 स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है, और उसके लिए हमें हर बार इनपुट लेनी पड़ेगी, और इनपुट लेने के बाद उसको उस लिस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो सेम काम अब हम करते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा न्यू सेल के अंदर, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, एम्प्टी लिस्ट, उसका नाम मैं रख देता हूँ मार्क्स, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अब मुझे पता है कि मैंने लूप को, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 स्टूडेंट्स की, तो मैं उसे कहता हूँ फॉर आई इन रेंज, या 5 कर लेते हैं हम, तो मैं इसे कहता हूँ कि 5 है रेंज हमारी। अब हमने क्या करना है, 5 दफा क्या काम करना है, 5 दफा हमने यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, यहां पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एज ए इंटीजर, और उसको स्टोर कर रहे हैं स्कोर वाले वेरिएबल के अंदर। इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद अब हमने क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने उस लिस्ट के अंदर इस स्कोर को ऐड कर देना है। अब मैं लिखता हूं मार्क्स डॉट अपेंड, तो इसे मैं दे दूंगा स्कोर। इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको अभी हम विजुलाइज भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये एक दो एग्जांपल्स दे के दिखा रहा हूं। तो मैंने उसे रन किया, लूप चली, और उसने मेरे से इनपुट ली। अब मैं उसे इनपुट दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ उसे। उसने मुझसे दोबारा इनपुट ली, मैं उसे 20 दे देता हूँ। थर्ड इनपुट 30 दे देते हैं, फोर्थ इनपुट 40 दे देते हैं। अब ये फिफ्थ इनपुट है, तो इसको मैं 50 दे देता हूँ। जैसे ही मैंने उसे 5 इनपुट दी, मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो गया, और यहाँ पर टिक बन के आ गया कि ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ और इस मार्क्स वाली लिस्ट को प्रिंट करके देखता हूँ, और आप देखें कि वो लिस्ट जो मैंने एम्प्टी क्रिएट की थी, सिर्फ एक दफा इन 2 लाइंस को लिखा, लूप को बताया कि मैंने 5 दफा इनको रन करना है, और उसके थ्रू मैंने उस लिस्ट के अंदर 500 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर दिया। तो ये इजी वे है हमारे लिए, कोई भी काम अगर हमने रिपीट करना है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, विजुलाइज करके देखते हैं।
मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि तमाम वैल्यूज जो हमारे पास बनी हुई हैं वो चली जाए। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ इस आई पे नजर रखिएगा। अभी हम इस कोड को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे। अभी जब मैं इसे कहूंगा नेक्स्ट, तभी ये नेक्स्ट जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट हमने जाना है, तो आप देखिए आई के अंदर आ गया 0, क्योंकि हमने उसे रेंज 10 दी हुई है, तो 0 से 9 तक उसे हर बारी पे एक नंबर मिलेगा। अब एक दफा हमारी लूप चली, अब हम ये कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं कि हमारी लूप किस तरह से चल रही है। तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, आई को 0 साइन हुआ, अब वो आ गया नेक्स्ट लाइन के अंदर, और अब वो इसको प्रिंट करवाएगा। उसने 0 को भी प्रिंट कर दिया क्योंकि आई के अंदर 0 था, और उसने इसको भी रन कर दिया। अब मैं उसे कहता हूं कि नेक्स्ट, चलो। अब आई के अंदर 1 आ गया। जैसे ही वो इस लाइन से नीचे आया, आई के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई। अब वो अगेन इस लाइन को प्रिंट करेगा। अब वो दोबारा ऊपर चला गया, अब उसे आई की वैल्यू अपडेट होके मिल जाएगी 2, दोबारा नीचे आएगा, प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा। अभी हम इसको फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा लेके चलते हैं, तो आप देखेंगे कोड बार बार रिपीट हो रहा है, घूम रहा है ऊपर ही। आई की वैल्यू 7 हो चुकी है, 8 हो गई है, और अब आई की वैल्यू 9 हो गई है। मैंने उसे रेंज जो दी थी वो थी 0 से 9 तक। अब वो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा वो चल चुका है। जो रेंज दी थी वो चल चुकी है। अब वो देखेगा कि रेंज के अंदर और वैल्यू है, और ऊपर आप देखेंगे रेंज के अंदर जो वैल्यूज थी वो 0 से 9 तक थी। 9 के आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास, तो आई को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आई को जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो लूप हमारी वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि उसे और नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिल रही कि वो उसको कंटिन्यू करे। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, आप देखेंगे प्रोग्राम हमारा रुक गया, और आई को और वैल्यू भी नहीं मिली, और यहाँ पर टिक बन के आ गया। तो इट मीन्स कि 1 बाय 1 रेंज के थ्रू हम उसे बता रहे हैं कि हमने इस लूप को कितनी दफा चलाना है। सेम काम हो रहा है इस केस में, सिर्फ अंदर हमने कोड चेंज कर दिया, और वो उसको उतनी दफा एग्जीक्यूट कर देता है उस कोड को। थोड़ी सी ट्रिकी होती है पाइथन की लूप्स एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। उसके अंदर क्या होता है कि हम स्टेप साइज दे रहे होते हैं, इंक्रीमेंट भी कर रहे होते हैं, और वो थोड़ा सा इजी होता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी चेंज है दूसरी फॉर लूप से। खैर, ये एक इंट्रोडक्शन था फॉर लूप्स का। आई होप के क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम इस लूप के मल्टीपल क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक लिस्ट है मार्क्स वाली, जिसके अंदर 5 आइटम्स अवेलेबल हैं, 10 20 30 40 एंड 50। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, अब मेरी प्रॉब्लम चेंज हो गई है पहले वाली से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने हर आइटम को इंडिविजुअली एक्सेस करके प्रिंट करना है। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रिंट मार्क्स ऑफ 0, marks of 1, and so on।
क्योंकि हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स इस लिस्ट का और वो जाएगा 4 तक। तो मैं हर इंडेक्स को इंडिविजुअली एक्सेस करके उसको प्रिंट कर सकता हूँ। और इसमें आई गेस के कोई एरर रह गया। ओके, इसको हमने रीस्टार्ट किया था तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको अगेन बना लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50। तो हमारे पास हर इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो आ चुकी है। लेकिन अगेन हमने सेम काम को बार बार किया है, रिपीट किया है। और अभी हमने लूप पढ़ी है जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमने कोई भी काम बार बार करना है, एक ही काम है वो, तो हम लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम ये काम लूप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमें हर बारी पर इंडेक्स चाहिए जो कि स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3 और 4 तक। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि अभी तक जो चीज हमने कवर की है उसके थ्रू क्या मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ लूप के थ्रू। माइक भी ओपन कर दिया मैंने, कोई अगर बताना चाहे तो। हमने हमने प्रिंट करवाने हैं इस लिस्ट के अंदर तमाम एलिमेंट्स वन बाय वन एक्सेस करके, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है मार्क्स ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमने प्रिंट करवाना है, लेकिन लूप के थ्रू करवाना है कि हमें बार बार लिखना ना पड़े इस तरह से प्रिंट। इंडेक्स के थ्रू हर आइटम को एक्सेस करके प्रिंट करना है। ठीक है, ये कुछ लोगों ने बताया कि हम यहाँ पर रेंज दे देंगे 5 की, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हमने अगर 5 एलिमेंट्स तो हैं तो 5 दफा हमने वो काम करना है। रेंज तो हमें 5 देनी पड़ेगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, प्रिंट क्या करवाऊं मैं। ठीक है, अब्दुल्ला ने भी ठीक बताया, उस पर हम बाद में आते हैं। अगर मैं आई प्रिंट करवाता हूँ तो वो तो 0, 1, 2, 3 और 4 प्रिंट करवा देगा, क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि आई के अंदर 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक वैल्यूज होंगी जो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली जैसे फियाज ने बताया, मार्क्स ऑफ आई। अब क्या होगा, हर बारी पर आई की वैल्यू चेंज होगी और हमें यही चाहिए कि फर्स्ट टाइम पे है हमने जब 10 को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स 0 है, देन 1, 2, 3 एंड 4। और सेम हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं आई के अंदर कि ये वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और जहां तक हम उसे कहेंगे तब तक वो चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आई जो है ये इंडेक्स है और ये ऑटोमेटिकली अब इस केस के अंदर इंडेक्स है। ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर। ऊपर हमने 2 और प्रॉब्लम्स की थी, उसमें हम आई को यूज नहीं कर रहे थे। अब जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं इसके अंदर हम इस आई को एज ए इंडेक्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से चला जाता है। और रेंज फंक्शन के थ्रू आई को हर बारी पर अपडेटेड वैल्यू मिल जाती है 0, 1, 2, 3, 4। ये हमने ऊपर एग्जीक्यूट करके भी देखा है। और अगर मैं यहाँ पर
सिर्फ आई को प्रिंट करवा दूं तो भी आप देख सकते हैं कि हर बारी पर फर्स्ट टाइम आई को 0 मिला, नेक्स्ट टाइम पे 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स ऑफ आई, और वो हर बारी पर आई की वैल्यू अपडेट हो रही होगी, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखिए हमें हर वैल्यू बार बार मिल गई है, मीन्स कि हम हर इंडेक्स को एक्सेस करके उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तमाम वैल्यूज को। इसको हम थोड़ा सा अगेन कोशिश करते हैं देखने की कि किस तरह से हो रहा है। अभी इस आई को छोड़ दें क्योंकि ये आई लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, आई के अंदर लेफ्ट साइड पे आप आई की वैल्यू पे इसी फोकस कर सकते हैं कि 0 लिखा हुआ, तो हमें 0 ही चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑफ 0, और वो हो जाएगा हमारे पास 10। अब ऊपर गया, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 1 आ जाएगा, और अब हम उसका फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस कर रहे होंगे एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस आई वाले वेरिएबल को अगर हमने लिस्ट के अंदर से, स्ट्रिंग के अंदर से या टपल के अंदर से कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने ये लिस्ट प्रिंट करवाई है, तो एक्चुअल जो वे है कि हम हर लिस्ट आइटम को सेपरेटली प्रिंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं आइट्रेट करना। आइट्रेट करना क्या होता है कि हम किसी लिस्ट को, वैसे एरेज वगैरह के लिए होता है कि एरे को आइट्रेट करना है। आइट्रेट मीन्स कि हमने हर एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट आइटम क्या है, 10 है, 20 30 40 50। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लूप के थ्रू उस लिस्ट के हर आइटम को इंडिविजुअली 1 बाय 1 एक्सेस किया। तो इसको कहते हैं कि मैंने उस लिस्ट के ऊपर या एरे के ऊपर, टपल है तो टपल कह देंगे कि मैंने उसके ऊपर आइट्रेट किया। तो ये था हमारे पास छोटा सा तरीका कि हम किस तरह से कोई लिस्ट है तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा सबको और हो जाना चाहिए। दूसरा तरीका हम कर सकते थे, अब हमें नहीं पता कि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर 20 आइटम भी हो सकते हैं, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर 1000 आइटम्स भी हो सकते हैं, 100 आइटम्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट भी हो सकती है ये। तो अब अगर मैं रेंज देना चाहता हूं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बारी पर ये तो नहीं करूंगा कि पहले काउंट करूं कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं। उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास लेंथ फंक्शन होता है, वो हमें ऑटोमेटिकली लेंथ रिटर्न कर देता है उस लिस्ट की। अब मैंने देखा इस लिस्ट की लेंथ है 15 और मुझे वही चाहिए थी, तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर 5 की जगह पे लेंथ ऑफ लिस्ट पास कर देता हूँ जो कि मार्क्स वाली लिस्ट है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इस लिस्ट के की लेंथ कितनी है, 15 है। तो हमें यहाँ पर रेंज देनी पड़ेगी 15, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, लास्ट इंडेक्स होगा 14। लेकिन जो लेंथ वाला हमारे पास फंक्शन है ये हमें काउंट बताता है कि उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, और वो काउंट स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो लेंथ फंक्शन रिटर्न करेगा वो लास्ट इंडेक्स से एक नंबर ज्यादा होगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा अगर आपने इंडेक्सिंग वगैरह की हुई है अच्छे तरीके से। तो लेंथ अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर पास कर दें तो इसे हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा कि उस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारी लिस्ट के अंदर 5 आइटम्स थे, उसी की एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास 50 तक एलिमेंट्स थे। अब मैं यहाँ पर 5 पास करने के बजाय क्या पास कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ मार्क्स। और अगर मैं ऊपर आपको ये प्रिंट करवा के दिखाऊं कि इसकी लेंथ क्या आ रही है, तो 5 आ रही है, और इनिशियली मैंने यहाँ पर खुद से 5 दिया हुआ था। तो उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उसे कहूँ कि यार आप काउंट कर लो उसकी लिस्ट की या टपल की लेंथ क्या है, जितनी लेंथ है उतनी दफा मैंने इस लूप को चलाना है, सिंपल। तो हम यहाँ पर उसको पास कर देंगे लेंथ ऑफ दैट लिस्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी पास कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो इस तरह से भी करके आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं, एक ही बात है ये।
तो अगर हम लेंथ डायरेक्ट पास कर देंगे रेंज फंक्शन को, तो उससे क्या होगा कि वो खुद ब खुद उस लूप को उतनी दफा चलाएगा जितने उस लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे, और इस तरह से हम आइट्रेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास लिस्ट हो, अगर मेरे पास टुपल है तो हम उसको भी ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टुपल बनाता हूँ और उस टुपल के अंदर कोई भी आइटम्स हम रख सकते हैं, नेम्स रख देते हैं हम कोई। अब टुपल के अंदर हमें पता है कि इंडेक्सिंग वगैरह अवेलेबल होती है। अब मैंने इसको अगर प्रिंट करना है, हर आइटम को एक्सेस करना है सेपरेटली, जिसे हम कहते हैं कि हमने आइट्रेट करना है इसे, तो सेम वही होगा। मुझे यहाँ पे इसे देना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ नेम्स, ये मेरी रेंज है, और मैंने प्रिंट क्या करवाना है, नेम्स ऑफ आई। आई के अंदर हर बारी पे हमारा इंडेक्स बाय डिफॉल्ट अपडेट हो रहा है, तो मुझे ऊपर वाला सेल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि टपल बन जाए। और देन सेम उसी अप्रोच से हमने टपल के हर एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करके प्रिंट करवा लिया। अब मेरे पास अगर यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है, नेम कर देते हैं किसी का। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर को वन बाय वन एक्सेस करके सेपरेटली प्रिंट करना है। ए एक लाइन में आएगा, एल नेक्स्ट के अंदर, आई उससे नेक्स्ट के अंदर, देन स्पेस आएगी एंड सो ऑन। तो वो भी हम ऐसे करेंगे, हम डायरेक्टली उसे पास कर देंगे लेंथ ऑफ नेम, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, वो मैंने पास कर दिया उसे। अब वो खुद ही देख लेगा इसकी लेंथ कितनी है और कितनी दफा उसको चलना चाहिए। वैसे हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 10, इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, तो वो डायरेक्टली हमने उसे बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमें नेम चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो नेम वाले वेरिएबल के अंदर ही है। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ए एल आई और स्पेस के बाद ए एच देन एच एम ई डी, तो हर कैरेक्टर को उसने वन बाय वन उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर लिया। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हम कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, और वो फॉर लूप हम अप्लाई कर रहे हैं रेंज फंक्शन के थ्रू। ये आपने याद रखना है, फॉर लूप हम डिफरेंट तरीकों से अप्लाई करते हैं। अभी जो हमने देखा है वो है कि हम रेंज फंक्शन के थ्रू लूप को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक अगेन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कर सकते हैं, हम इसको रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। डिक्शनरी की असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं लिस्ट के साथ ही भेज दूंगा। जी, वो हम दूसरी तरह से एक्सेस करेंगे। मैंने आपको बताया फॉर लूप हम डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रेंज फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट जो आप मेथड बता रही हैं कि हम डायरेक्टली उसे कहेंगे फॉर आई इन और आगे उस लिस्ट का नाम, उस तरह से अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें जो प्रिंट करवा रहे हैं वो डिफरेंट तरह से प्रिंट करवाना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब मुझे पता है कि मैंने कितनी दफा एक काम करना है। जैसे मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स दी, मुझे पता है कि मैंने 5 दफा ये काम करना है, 10 दफा रिपीट करना है, 20 टाइम्स मैंने लूप को रन करना है। जब जब मुझे एग्जैक्ट नंबर पता है कि मैंने इतनी दफा ये काम करना है, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप को। और वाइल लूप कब यूज करते हैं, जब मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी दफा लूप को रन करना है, वो मेरी एक कंडीशन पे बेस कर रहा होता है। एग्जांपल देता हूँ आपको एक बहुत ही सिंपल सी। मैं कहता हूँ कि यार आप यूजर से इनपुट लेते रहो, मतलब यूजर से इनपुट
लेते रहो जब तक यूजर आपको जीरो एंटर करके नहीं देता। अब मैं उस प्रोग्राम को रन करता हूँ, हो सकता है कि यूजर पहली दफा ही जीरो इनपुट दे दे। मुझे तो नहीं पता ना कि यूजर कौन से नंबर पर कितनी आइट्रेशन पे जाकर कौन से कितनी दफा हमसे रिपीट कर चुके होंगे और वो मुझे जीरो इनपुट दे देगा। वो फर्स्ट टाइम दे सकता है, सेकंड टाइम दे सकता है, ये हो सकता है वो 100 दफा दूसरे नंबर देता रहे फिर वो मुझे जीरो दे। तो वहां पर वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी कंडीशन की बेस पे लूप को रन करते रहना है कि ये लूप तब तक चलती रहे जब तक फलां चीज नहीं हो जाती। जैसे एग्जांपल दी कि जब तक यूजर जीरो इनपुट नहीं दे देता चलाते रहो। अब यूजर 10वीं दफा इनपुट देगा जीरो, प्रोग्राम रुक जाएगा। यूजर 1000 दफा रन हो चुकी है लूप, देन हमें जीरो इनपुट देते हैं तो वो तब तक चलता रहेगा। उसमें हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता वाइल लूप की टाइम पे कि ये कितनी दफा ये लूप रन होनी चाहिए, कंडीशन की बेस पे होता है। अगर डायरेक्टली हम रेंज के अंदर देंगे लिस्ट का नाम, तो उस केस में क्या होगा कि मैं उसे कह रहा हूं रेंज के अंदर हमने एक्चुअली देना क्या है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। मैं दोबारा थोड़ा सा उसको बता देता हूँ आपको। रेंज फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है। रेंज फंक्शन हमें नंबर्स की एक लिस्ट जनरेट करके दे देता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे दी थी, मैंने उसे रेंज 10 दी तो उसने 0 से 9 तक हमें नंबर्स दे दिए। ऐसे ही अगर मैं उसे देता हूँ 100 दे देता हूँ तो 0 से 99 तक हमें ये नंबर्स दे देगा। रेंज फंक्शन का काम क्या है कि उसे हमने एक नंबर देना। अब अगर मैं उसे एक लिस्ट दे देता हूँ जैसे आप कह रही हैं तो एरर दे देगा, क्योंकि रेंज फंक्शन का क्या काम है, उसे एक नंबर देना है। 100 दे दिया तो वो 0 से 99 तक नंबर्स हमें जनरेट करके दे देगा। तो रेंज फंक्शन को हम अगर लिस्ट पास करते हैं तो लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट के अंदर तो आइटम्स है। अभी हम पास करके देख लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है नीचे, किस नाम से बनाई थी हमने, मार्क्स नाम की। मैं यहाँ पे आके नीचे लिखता हूँ रेंज और उसको मैं डायरेक्टली लिस्ट पास कर देता हूँ। तो उसने एरर दे दिया क्योंकि उसने कहा कि लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। वो यही कह रहा है कि जो मैंने उसे लिस्ट ऑब्जेक्ट दिया है वो इसे नंबर नहीं इंटरप्रेट कर सकता, क्योंकि उसे हमने देना था एक नंबर। और उसका सिंपल सा काम क्या है, रेंज फंक्शन का एक नंबर देंगे, वो 0 से लेकर बाय डिफॉल्ट उस नंबर से एक नंबर कम तक हमें लिस्ट नंबर्स की जनरेट करके दे देता है, रेंज जनरेट करके दे देता है। नाम से ही पता लग रहा है। जब हम उसे लेंथ ऑफ मार्क्स कहते हैं तो लेंथ में तो हमारे पास एक इंटीजर आता है, चाहे वो इंटीजर मींस के वो लेंथ बता रहा होता है ना, 10 है, 20 है, 1 है, 2 है, जो भी होगा। तो अगर हम उसे डायरेक्टली पास कर देते हैं कि लेंथ ऑफ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इस मार्क्स वाले वेरिएबल की, इस लिस्ट की मार्क्स वाले की, मैं इसे पास करता हूँ मार्क्स, लेंथ ऑफ मार्क्स। तो उसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे। तो लेंथ ऑफ मार्क्स जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 है। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लेंथ ऑफ, तो लेंथ उसकी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम उसे ऐसे समझ लेंगे 5 दे रहे हैं। अगर लेंथ उसकी 10 होती तो यहाँ पर 10 दे रहे होते। तो यहाँ पर हम उसे नंबर दे रहे हैं और हमें उसे नंबर ही देना है। फॉर लूप डिफरेंट तरह से अप्लाई होती है। एक और मेथड होता है जो आप कह रही हैं कि डायरेक्ट हमने लिस्ट या टपल के ऊपर करना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमने मेथड देखा है वो है रेंज के थ्रू, और उसमें हमें क्या करना होता है। अब हम लास्ट में एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कहीं और पर। मैं देख लेता हूँ कि हम इसे कहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं।
मे भी यहाँ पर हम कर सकें इसको। ठीक है, ओके, हम इसे स्टार्ट से शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पर हम लेंथ ही दे के देखते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। इसके अंदर हम एलिमेंट्स रख देते हैं 20, 30, 40 और 50। इसे मैं पास करता हूँ लेंथ ऑफ मार्क्स। कहाँ पर मिस्टेक कर दिया? ओके, ठीक है। अब हम ये एक टूल है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं विजुलाइज करने की। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे उसने हमें एक लिस्ट बना के दे दी है जो हमारे पास आइटम्स थे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और ये हमें साथ ऊपर उसका इंडेक्स नंबर भी आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4। और हर इंडेक्स पर जो हमारे पास आइटम है 10, 20, 30, 40, 50 वो भी आ रहा है। यहाँ पर जो एरो आ रहा है आपको राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, रेड कलर का, जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा वो नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा ऊपर वाली को एग्जीक्यूट करके। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ग्रीन जो हल्का हल्का कलर नजर आ रहा है, ये वो लास्ट लाइन है जो एग्जीक्यूट हुई है। अब आई के अंदर क्या आ गया? 0। और यहां पर ही हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी मार्क्स ऑफ 0 पे अब क्या पड़ा हुआ है? आई क्या है? 0। अब हम अगर उसे कह रहे हैं कि प्रिंट करवाओ मार्क्स ऑफ आई, तो आई पर हमें पता है कि 0 आई के अंदर और मार्क्स ऑफ आई 0 इंडेक्स पे इस लिस्ट के 10 है। तो अब वो क्या प्रिंट करवा देगा? 10। और इस तरह से ये नेक्स्ट टाइम आई के अंदर 1 आ जाएगा। अब लिस्ट के 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 20। और यहाँ पर आई के अंदर भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंडेक्स वाली वैल्यू एक्सेस करेगा एंड सो ऑन। तो ये एक तरीका है आइट्रेट करने का किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रेंज फंक्शन के थ्रू, और उसके हम इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। दूसरे जो तरीके हैं उनको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट मेथड हमने देखा फॉर लूप का वो था कि हम रेंज फंक्शन के थ्रू उसको कर रहे होते हैं। इसको आप लोग विजुलाइज करने की कोशिश करें, या आप इसको ड्राई रन करें जैसे हम ड्राई रन किया करते थे। लूप्स जब मैंने की थी जावा के अंदर, तो रजिस्टर पर मैं एक 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 आइट्रेशन को ड्राई रन करके देखता था कि अच्छा इस आइट्रेशन में ये होगा, इसमें ये होगा। तो मैंने कोशिश की है कुछ हद तक, यहाँ पर भी विजुलाइज करवाया और इधर भी डिबग करके आपको दिखाया था, लेकिन अगेन ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब जो चीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं, अब तक क्या था कि आप जो चीज़ें कर रहे थे वो एक बेसिक सिंटैक्स था कि अच्छा लिस्ट ऐसे होती है, ये होता है। अब जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक्चुअल आपका माइंड इन्वॉल्व होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। तो इस पर थोड़ा फोकस अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह आपको इसका। बहुत ही बेसिक चीज़ हमने अभी फॉर लूप के बारे में पढ़ी है कि हम उसको रेंज फंक्शन के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रेंज का मैंने आपको बताया, रेंज क्या करता है? एक लिस्ट बना देता है 0 से 1, 2 जो भी नंबर उसे हम देंगे वहां तक। ठीक है, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर लूप का। अगेन किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।
एग्जैक्टली डिक्शनरी जो वाला जो हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी में हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती, सेट्स में भी नहीं होती, तो उसके लिए हम जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे वो मेथड है जो आप कह रही हैं डायरेक्टली हमने अप्लाई करना है किसी भी लिस्ट के ऊपर। फॉर लेट्स सपोज आई कर लेते हैं इन, अब हम उस लिस्ट का या टपल का या लिस्ट का या डिक्शनरी का एग्जैक्टली नाम लिखेंगे। उस केस में क्या होगा, उस तरह से हम उसको एक्सेस करेंगे। अभी हमने जो किया है वो हमने रेंज फंक्शन के थ्रू किया है। इसमें क्या है कि लुक जो हमारे पास फॉर लूप है ना, एक्चुअल इसका मैंने आपको पर्पस बताया कि फॉर लूप का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि हमने n नंबर ऑफ आइट्रेशंस लेनी है, मतलब इतनी दफा हमने इस चीज को रिपीट करना है। अभी जो मैंने आपको मेथड दिखाया रेंज वाला, ये है वो मेथड जो कुछ हद तक फॉर लूप की उस एक्चुअल जो हमारे पास रू है उससे मैच कर रहा है। कि यहाँ पर भी हम उसे रेंज के थ्रू बता रहे हैं कि अच्छा यार हमने 10 दफा ये काम करना है, 20 दफा करना है। और फॉर लूप एक्चुअली होती भी यही है दूसरी लैंग्वेज के अंदर, जहां पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, हम वहां पर खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं फॉर लूप जब हम बनाते हैं। फॉर आई, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर उसके बाद आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, वो जो चीजें सारी कर रहे होते हैं उसका अल्टरनेटिव पाइथन में क्या है। उसका अल्टरनेटिव पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन है कि आप लूप यूज करें रेंज फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन हमें क्या देता है कि हम डायरेक्टली, जो मैंने आपको तरीका बताया जो आप कह रही हैं कि हम डायरेक्टली किसी भी लिस्ट के ऊपर टपल के ऊपर अप्लाई कर देंगे, वो जो हमारे पास फॉर लूप है वो इसलिए है कि हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पर कुछ लूप लगानी है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल्स है, इस तरह की चीजें हैं, डिक्शनरी है। वो मेथड एग्जैक्टली इसलिए है कि आपने डायरेक्टली उस डेटा स्ट्रक्चर को आइटरेट करना है, वो उसके लिए। ये जो मेथड है ये सिर्फ इसलिए है कि हम उसे बताएंगे कि हमने इतनी दफा ये काम करना है। लेकिन इस रेंज फंक्शन जो हमें वैल्यूज दे रहा होता है 0 1 2 3, उसका मैंने आपको एक यूज दिखाया कि अच्छा अगर हमारे पास लिस्ट है, टपल है, या हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और रेंज फंक्शन भी हमें जो नंबर देता है 0 से देता है, तो इसको हम इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर हमने कोई भी ऐसा काम करना है जो हमें पता है कि हमने 10 दफा करना है, 20 दफा करना है, 30 दफा करना है, वो हम रेंज फंक्शन के थ्रू ही करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर हम उसे बता रहे हैं कि अच्छा फलां काम हमने इतने दफा करके करना है अपना। तो रेंज के थ्रू क्या है कि हम डायरेक्टली उसे बताएंगे कि इतनी दफा ये काम करना है और वो कर देगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे होंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें हम उसे ये डायरेक्टली नहीं बता रहे होंगे कि ये काम इतनी दफा करना है, वो कुछ और हो जाएगा। फॉर लूप में फैक्टोरियल कैसे लेंगे? फैक्टोरियल लेना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है इसमें, हम फैक्टोरियल ले सकते हैं। फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या, फैक्टोरियल होता है कि हम अगर 10 है तो हम उसको 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन। आई गेस यही होता है, मुझे बड़ा अरसा हो गया ये चीजें किए हुए, लेकिन मेरे माइंड में यही आ रहा है कि यही होता है फैक्टोरियल। तो हम कोशिश कर लेते हैं वो करने की। हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर हम ठीक है नंबर ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मैंने लेना है फैक्टोरियल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फैक्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर मुझे 1 रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं करूंगा फॉर आई इन रेंज। अब मैंने यहाँ पे रेंज क्या देनी है, मुझे स्टार्ट करना है 0 से नहीं करना, मुझे 1 से स्टार्ट करना है। क्योंकि हम फैक्टोरियल ले रहे हैं, फैक्टोरियल क्या है कि हम 1 मल्टीप्लाई कर मतलब 10 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, उसके पीछे जो भी हमारे पास इंटीजर्स आ रहे होते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो रेंज देनी है वो मैटर करती है। मुझे 0 से नहीं स्टार्ट लेना, मुझे 1 से स्टार्ट लेना है। और 1 से स्टार्ट लेके मुझे 10 को इंक्लूड करना है। 10 को अगर इंक्लूड करना है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 11। 11 दूंगा तभी वो 10 तक आएगा।
और स्टार्ट मैंने उसे बता दिया कि यार आप 0 से ना लो, 1 से स्टार्ट लो, तो 1 से स्टार्ट लेगा। 11 दिया है उसे मैंने सेकंड कि 11 तक आना है तो वो 10 तक आएगा। 11 के अलावा आप क्या कह सकते थे, num प्लस 1 भी कह सकते थे कि नंबर जो है उसमें एक ऐड करके चले जाओ। अब क्या होगा, नंबर क्या है 10 है, नंबर 20 होता तो यहाँ पर 21 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। तो हम ये भी कर सकते हैं। अब हमने रेंज डिफाइन कर लिया कि अच्छा क्या करना है, 1 से स्टार्ट लेना है और जो नंबर है उसमें एक ऐड करके, मीन्स अगर 10 है तो 11 यहाँ पर आ जाए ताकि हमारी जो लूप है वो 10 तक चले। अब आई में हर बारी पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं क्या करूंगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, बस। अब हम फैक्ट को प्रिंट करवाएंगे एंड होपफुली ये हमारे पास फैक्टोरियल होगा 10 का। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन आई होप कि ये सही होना चाहिए। 362880। ठीक है, ये हमने ठीक कैलकुलेट किया। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अब अगर हमने लेना है, हमें सिर्फ ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर चेंज करना पड़ेगा। 20 का लेना है, 20 का आ गया। 100 का लेना है, 100 का आ गया। और ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसको हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो फैक्टोरियल लेने का हमने फंक्शन कह रहा हूँ, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। 3 से 4 लाइनों का प्रोग्राम था, ये कुछ भी नहीं था। अब एक्चुअल स्टार्ट होंगे इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स, मैंने आपको पहले बताया, जिसमें लॉजिक बिल्डिंग है, लॉजिक इन्वॉल्व करना है। जी जी जी। हम्म, एग्जैक्टली exactly. हम यही देख रहे हैं ना, रेंज जो दी है उस रेंज में जो नंबर है 1 बाय 1 इस आई को असाइन होते चले जाएंगे। मैंने इस कोशिश की है बार बार बताने की कि रेंज फंक्शन एक रेंज जनरेट करता है। उस रेंज को अगर मैं आपको अगेन प्रिंट करके दिखाऊं यहाँ पे, ओके, हम यहाँ पर 11 कर लेते हैं अभी के लिए। तो रेंज आई है हमारे पास 1 से 11 तक। और जैसे स्लाइसिंग में होता है, मैंने आपको बताया कि 11 इंक्लूड नहीं होगा, 10 तक जाएगा। अब आई को इस रेंज में 1 बाय 1 हर आइट्रेशन में नंबर मिलते रहेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और 10 तक। तो ये सीन होगा। ये आई की जगह पे आई वेरिएबल ही तो है, लेकिन इसमें हम वो नहीं कर सकते जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में करते हैं कि उसमें क्या होता है हमारे पास सिंटैक्स। उसमें सिंटैक्स ये होता है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू, कुछ भी कर लें, 11 कर लेते हैं इस केस में, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो आप इतने काम कर रहे थे, आई क्रिएट किया, आई को कंडीशन लगाई कि 11 तक जाना है, और आई को अपडेट भी किया, ये तमाम काम पाइथन में खुद ब खुद हो रहे हैं। आप उसे एक रेंज बता दो कि यार 1 से स्टार्ट लो, 11 तक जाओ, 11 बोलोगे तो वो 10 तक आएगा। अब आई में वो 1 बाय 1 वो रेंज वाले नंबर्स आते जाएंगे, फर्स्ट टाइम पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो चीजें होती हैं ये हम पाइथन में नहीं कर सकते। इनसे जो सिमिलर तरीका था वो मैंने अभी आपको करवाया फर्स्ट डे, और वो यही रेंज फंक्शन है, जहां पर हम उसे खुद से बता रहे होते हैं कि अच्छा यार इतनी दफा हमने आइट्रेट करना है, तो रेंज में दे देते हैं कि यार 10 है, 20, 30, जो भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। फॉर लूप हमने की बिल्कुल बेसिक, कि रेंज फंक्शन के थ्रू हम कैसे उसको यूज करते हैं।